हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और EMRS TGT सोशल साइंस की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आई हूँ औद्योगिक क्रांति। देखिए, वैसे ये NCERT बुक्स में से पढ़ाने वाली थी, लेकिन क्योंकि उसमें इतना डिटेल से दे रखा है और सारी चीज़ें इसमें हमारे काम की भी नहीं है। औद्योगिक क्रांति जो चैप्टर है उसमें से हमें सीधी डेट्स याद रखनी है, सीधे आविष्कार और आविष्कारकर्ताओं के नाम याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखने हैं। तो मुझे लगा कि पूरी बुक्स में से एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाने से अच्छा है कि मैं आपको जितना भी टाइम हो उसके अंदर ये औद्योगिक क्रांति के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मतलब मैंने NCERT बुक में से 25 से 28 पेज की लगभग औद्योगिक क्रांति है, और उसमें से जितने भी फैक्ट, एक छोटे से छोटा भी जो फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सारे मैंने से एक पेज के अंदर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो उसको हम आज इसी शॉर्ट नोट्स के द्वारा ही हम औद्योगिक क्रांति पढ़ने वाले हैं। तो आप इस पेज को, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो फर्स्ट बार जुड़े वो एक बार इससे पहले की जो क्लासेस है वो जरूर देख लेना, जिसमें रशियन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद का आगमन, ये सारी चीज़ें मैंने पहले पढ़ा दी है। ठीक है, और उसके भी जो एक पेज के नोट्स है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि उद्योग धंधों के अंदर जो क्रांतियाँ हुई, जो नवीन आविष्कार हुए, उनका ब्रिटेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बात कि प्रथम औद्योगिक क्रांति जो है ये सबसे पहले कहाँ हुई, ब्रिटेन के अंदर हुई। ठीक है, और उस वक्त ब्रिटेन का जो शासक था वो कौन था, जॉर्ज तृतीय था। ठीक है, पहली चीज़ ये याद रखनी है। और औद्योगिक क्रांति का कालक्रम है 1700 से लेकर 1850, यानी कि 18वीं से 9वीं शताब्दी जो है ये औद्योगिक क्रांति का ब्रिटेन के अंदर काल रहा है। और ये कौन सी क्रांति है, तो जो ये औद्योगिक क्रांति ये फर्स्ट वाली औद्योगिक क्रांति है। द्वितीय जो औद्योगिक क्रांति आई थी उस 1850 के बाद में आई थी। और ये किस क्षेत्र में आई, प्रथम औद्योगिक क्रांति, ये देखिए दो क्षेत्र, मुख्य मैं दो क्षेत्र बता रही हूँ, एक तो सूती वस्त्र उद्योग और एक लौह इस्पात उद्योग। और इनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र थे, जैसे परिवहन हो जाएगा, और इसके अलावा जो खनन कोयला वगैरह है, उन सब में ये क्रांति आई थी। कौन सी, प्रथम औद्योगिक क्रांति। जबकि द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो है ये रसायन और बिजली के क्षेत्र में आई थी, जो 1850 के बाद आई। प्रथम औद्योगिक क्रांति में जो सर्वश्रेष्ठ जो रहा था, सबसे ऊपर जो देश रहा था वो ब्रिटेन था, और इसका जो प्रबल प्रतिद्वंदी कह लीजिए आप, वो कौन था, जर्मनी था। ठीक है, और लेकिन सेकेंड वाली जो औद्योगिक क्रांति आई थी 1850 के बाद, इसमें ब्रिटेन को पछाड़कर जर्मनी और USA आगे निकल गए थे। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य सी चीज़ें जो इसके पहले पेज पर दे रखी वो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द जो है ये किसने दिया था, तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग दो देश, फ्रांस और जर्मनी के व्यक्ति है, जिसमें फ्रांस का व्यक्ति है मिशले और जर्मनी का व्यक्ति है फ्रेडरिक एंजल्स। ये दोनों व्यक्ति है, फ्रांस के जॉर्ज मिशले और जर्मनी के फ्रेडरिक एंजल्स। इन दोनों ने जो औद्योगिक क्रांति शब्द इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लेकिन अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो इसका प्रथम प्रयोग है वो अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। और इसने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कुछ व्याख्यान दिए थे, किसके ऊपर, औद्योगिक क्रांति के ऊपर। इनकी जीते जी तो वो व्याख्यान जो है पुस्तक के रूप में नहीं आ पाए, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 1884 के अंदर इनकी जो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर्स दिए थे उनके ऊपर एक बुक छापी गई, और उस बुक का नाम क्या था, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। लेक्चर्स किसके, लेक्चर्स टॉयनबी के लेक्चर्स, किसके ऊपर, ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या है, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स, ये पूरा एक बुक का नाम है। ठीक है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स, ये पूरा बुक का नाम है। कब छपी, 1884 में, टॉयनबी की मृत्यु के बाद। क्या था, तो इसमें लेक्चर्स थे, किसके लेक्चर, टॉयनबी के लेक्चर्स किसके ऊपर थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर थे। ठीक है, तो अंग्रेजी में प्रथम प्रयोग टॉयनबी का, और इस औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग जॉर्ज मिशले और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो टॉयनबी है, इनके जो लेक्चर्स थे इनका समर्थन किसने किया, तो एस्टन, इतिहासकार एस्टन, मंतू और होब्सबाम, ये होब्सबाम है। ठीक है, होब्सबाम, इन्होंने इनके जो विचार थे इनका समर्थन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो 1780 से 1820 के दौरान जो क्रांति आई वो किस किस क्षेत्र में आई, तो कपास, लोहे, कोयला खनन, सड़क और नहर निर्माण आदि में इनका विकास हुआ था औद्योगिक क्रांति के दौरान। ठीक है, अब पहली चीज़ इसमें दे रखी है कि ब्रिटेन में ही ये औद्योगिक क्रांति क्यों आई सबसे पहले। ठीक है,
आपका भी विचार आता होगा कि औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है, लेकिन यूरोप में आई और यूरोप में भी पहला देश इंग्लैंड में ही सबसे ज़्यादा इसका विकास क्यों हुआ। तो देखिए ब्रिटेन जो है अन्य देशों की तुलना में राजनीतिक तौर पर संगठित था, ठीक है। अन्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता थी, वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था और जो व्यक्ति वगैरह थे वो आए दिन अपने राजा के विरुद्ध जो है आंदोलन वगैरह करते रहते थे, ठीक है। जिससे हमने फ्रांसीसी क्रांति देखी, रशियन क्रांति देखी, इसके अलावा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो वो जो थे जो जनता थी अपने राजा से परेशान थी, वहाँ पर क्रांतियाँ करती रहती थी। जबकि जो इंग्लैंड है ना उस वक्त उसमें राजतंत्र और जनता में अच्छी बॉन्डिंग थी, राजनीतिक रूप से स्थिर देश था कौन, ब्रिटेन उस समय, ठीक है। तो एक ही राजतंत्र था पूरे ब्रिटेन के अंदर, एक ही राज्य था, एक ही सम्राट था, चाहे वो ब्रिटेन के कोई सा भी हिस्सा हो, जैसे इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, ये सब ब्रिटेन के हिस्से थे और उनमें एक ही राजा था। एक राजा था तो एक ही कानून होगा, एक कानून था, एक ही प्रकार की मुद्रा थी, एक ही प्रकार की मुद्रा थी, एक ही प्रकार की बाजार व्यवस्था थी और एक ही प्रकार की बाजार व्यवस्था होने के साथ साथ इनमें जो क्षेत्र थे, ब्रिटेन क्षेत्र में बटा हुआ था, इसके बावजूद भी जो क्षेत्र थे उनमें जो आपसी व्यापार होता था उस पर किसी प्रकार का कोई भी कर नहीं लगता था, इसलिए जो वस्तुओं की कीमतें थी ना वो भी स्थिर थी। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती है, ये स्थिरता दिखाती है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, ये इस प्रकार की स्थिरता थी किसमें, ब्रिटेन में। इसलिए औद्योगिक क्रांति यहाँ सबसे पहले हुई और उसको सफलता भी मिली, ठीक है। 17वीं सदी के अंत तक विनिमय में मुद्रा का जो अधिकतम प्रयोग है वो यहाँ पर होने लग गया था। बहुत सारे देशों में अभी तक भी विनिमय जो है वस्तुओं के माध्यम से हो रहा था, जबकि ब्रिटेन में सबसे पहले मुद्रा का प्रयोग होने लग गया था। और मुद्रा पहले वस्तुओं के माध्यम से होता था तो ठीक है, वस्तुओं का हम ज़्यादातर प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि जब मुद्रा के रूप में विनिमय होने लगा और व्यक्तियों को वेतन के रूप में मुद्राएं मिलने लगी तो वो मुद्रा का स्टोर करने लगे और अधिक से अधिक जो मुद्रा है उसका कई और जैसे कोई और उद्योग धंधे हैं उनमें भी उनका उपयोग करने लगे, ठीक है। तो लोगों को वस्तु की जगह क्या मिलने लगा, मुद्रा मिलने लगी, ठीक है। तीसरी चीज़ आएगी कि ब्रिटेन में कृषि क्रांति हो गई थी, औद्योगिक क्रांति से पहले वहाँ पर क्या कृषि क्रांति हो गई थी। तो कृषि क्रांति क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ कि गांव के अंदर क्या हुआ करता था कि पहले लोगों के छोटे छोटे खेत हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कोई ठीक ठाक कंडीशन में जो किसान हुआ करते थे उनके खुद के खेत हुआ करते थे, चाहे भले छोटे हो लेकिन खुद के खेत होते थे। पशुपालन के लिए एक अलग से चारागाह होता था। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी गांव के अंदर, ठीक है। सबका अपना अपना व्यवसाय चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जमींदार वगैरह है ना, जैसे ये जमींदार का एक छोटा सा खेत है, ठीक है, ये जमींदार का खेत है और इसके आसपास किसानों के छोटे छोटे से खेत है, ठीक है। तो ये जमींदार ने क्या किया, धीरे धीरे है ना इस किसानों के खेतों को खरीद कर या फिर इनको हड़प कर इनको अपने खेतों के अंदर मिला लिया और इस प्रकार इसका इतना बड़ा खेत बन गया, ठीक है। इस खेत को क्या नाम दिया गया, फार्म। यानी कि कृषि क्रांति हुई तो जमींदारों ने छोटे किसान जो थे उनके खेतों को खरीद कर या फिर हड़प कर या कब्जा करके उनको बड़े फार्म के रूप में क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, यानी कि बड़े फार्म बना लिए, ठीक है। और इन फार्म के अंदर क्या करने लगा, बड़े स्तर पर वो कृषि करने लगा, ठीक है। बड़े स्तर पर कृषि होगी तो उत्पादन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा और उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, अपना पेट भरने के साथ साथ बाहर निर्यात भी करने लगेंगे। तो ब्रिटेन के अंदर एक समय ऐसा आ गया कि जो छोटे छोटे किसान थे या जो छोटे छोटे खेत थे वो लगभग समाप्त हो चुके थे, ठीक है। और जो जमींदार थे उनके बड़े बड़े फार्म बन गए थे, ठीक है। सब जमींदारों ने अपने बड़े बड़े फार्म बना लिए। जो ये चारागाह वगैरह होते थे ना, इनको भी उन पर भी कब्जा करके बड़े बड़े फार्म बना लिए। फिर लोगों की सहायता के बिना इन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली, उन मशीनों से खेती करने लगे, थ्रेसिंग मशीनें वगैरह कटाई के लिए। मतलब लोगों की आवश्यकता कम पड़ने लगी, मशीनों के द्वारा सारे काम करने लगे। इसके मशीनों की वजह से पैसे कम लगते थे और उत्पादन ज़्यादा होता था। बड़े बड़े छोटे, एक तो छोटा खेत उत्पादित करेगा और एक इतना बड़ा खेत उत्पादित करेगा तो उत्पादन कितना होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। तो धीरे धीरे वो अमीर होते गए। अब अमीर होंगे तो पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो वो निवेश करने लगे उद्योगों के अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे गाँव के अंदर इनके फार्म चल रहे थे ना, जैसे जैसे गाँव में इनका उत्पादन बढ़ रहा था वैसे वैसे इनके पास मुद्रा आ रही थी। इन मुद्राओं को वो कहाँ लगाने लगे, शहरों के अंदर, उद्योगों के अंदर लगाने लगे। तो एक तरफ गाँव के अंदर फार्म बढ़ रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है देश का, साथ ही उद्योग धंधे भी पनप रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या है, अत्यधिक मुद्रा है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव का अलग से विकास हो रहा है, शहरों का अलग हो रहा है। अब वो छोटे छोटे किसान कहाँ गए, तो वो जो छोटे छोटे किसान थे जिनके खेत अब नहीं रहे, ठीक है। जब खेत नहीं रहे तो गांव में क्यों रहेंगे, उनको कमाई का साधन तो चाहिए, कमाना तो उनको है ही है। तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, गाँव से शहरों की ओर प्रस्थान कर देंगे, ठीक है। तो गाँव से शहरों की ओर पलायन होने लगा। छोटे छोटे जो किसान है, जो पशुपालक है, वो गाँव से शहर की ओर पलायन करने लगे, वहीं जाकर रहने लगे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वहाँ जाकर फैक्ट्रियाँ जो होती थी, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ उस वक्त कारखाने हुआ करते
होते थे उनमें काम करने लगे। अब देखिए गाँव में उत्पादन बढ़ा, मशीनों का और चीज़ों का उपयोग बढ़ा। आप इसी तरीके से शहरों में देखिए कि अधिक बहुत सारे लोग आ रहे हैं। पहले फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती थी, लोग नहीं मिलते थे आसानी से। अब जैसे जैसे वहाँ फार्म बन रहे थे, लोग सारे किसकी तरफ आ रहे हैं, शहरों की तरफ। फैक्ट्री आए, अब जहाँ पर 10 लोगों की जरूरत है वहाँ पर आज 50-60 लोग हैं, ठीक है। तो अब इनको आसानी से मजदूर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये मजदूरी कम देंगे भाई, जो कम मजदूरी में काम करेगा उसको रखेंगे, तो इनको आसानी से मजदूर उपलब्ध होने लगे, ठीक है। तो ऐसे करके पहले एक फैक्ट्री थी, अब उसने एक जने ने 2 फैक्ट्री लगा ली, ऐसे कर करके बहुत सारी फैक्ट्री लगी। इन फैक्ट्रियों के आसपास ये मजदूर रहने लगे, ठीक है। तो इनकी जो गंदी कच्ची बस्तियाँ हैं उनका निर्माण होने लगा। ऐसे कर करके गाँव का एक तरफ फार्म बनने लगे, एक तरफ शहरों के अंदर उद्योग धंधे तेजी से चलने लगे। ये सब किसकी वजह से हुआ, जो कृषि क्रांति हुई उसकी वजह से हुआ, ठीक है। तो फार्म बनना कृषि क्रांति की शुरुआत थी, ठीक है। तो आपने देखा ये कृषि क्रांति जो है इसने भी उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। तो इस स्थिति का वर्णन, ये जो गांव उजड़े थे, देखिए जब गांव के छोटे मोटे सारे किसान शहरों की ओर पलायन कर जाएंगे तो पीछे गांव में कौन रहेंगे, सिर्फ जमींदार लोग रहेंगे या कुछ एक जो ठीक ठाक कंडीशन वाले जिनके खुद के खेत है छोटे मोटे, वो किसान रहेंगे। तो ये गाँव का उजड़ना हो गया, ठीक है। इस स्थिति का वर्णन एक इतिहासकार है गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, इसने एक कविता लिखी है दी डेजर्टेड विलेज, यानी कि उजड़ा हुआ गांव, उजड़ता या उजड़ा हुआ गांव, ठीक है। उजड़ता हुआ गांव या उजड़ा हुआ गांव, डेजर्टेड विलेज, ठीक है। किसने लिखी, ओलिवर स्मिथ ने लिखी, इसकी जो गांव की दुर्दशा है उसकी वर्णन करते हुए, ठीक है। तो ये था कृषि क्रांति। तो एक छत्र शासन आ गया, कृषि क्रांति हो गई, मुद्रा प्रणाली का विस्तार हो गया। अब कैसे हुआ कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, शहरों में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उद्योग धंधे विकसित होंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो ज़रूरतें ब्रिटेन की पूरी हो रही है, तो बचा हुई चीज़ का क्या होगा, निर्यात होगा। तो निर्यात बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, ठीक है। तो व्यापार बढ़ने लगा, अब व्यापार बढ़ेगा तो ऋण उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लंदन है ना वो एक बड़े ऋणदाता के रूप में विकसित हो गया। देखिए लंदन जो था ना, ये जो यूरोप के अंदर 19 बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, उनमें से 11 जो शहर है ना, सोचिए 19 में से 11 शहर, मात्र 8 शहर को छोड़ दिया जाए तो 11 शहर जो थे वो लंदन और लंदन के आसपास जो है वहाँ पर विकसित है, बड़े शहर जिनकी बड़ी आबादी हुआ करती थी, ठीक है। तो लंदन जो है एक क्या कह सकते हैं व्यापारिक सिटी के रूप में उभर कर आया। अब वो इतना निर्यात करा तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो वो बहुत सारे पैसे होने की वजह से लंदन जो है वो अब निर्यातक देश या फिर एक कह सकते हैं ऋणदाता के रूप में भी विकसित होने लगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से धीरे धीरे करते करते बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी कि पहली बार ब्रिटेन के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड नाम से एक बैंक की स्थापना हुई 1694 ईस्वी के अंदर। तो फर्स्ट बैंक जो इंग्लैंड में बना था उसका नाम था बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 के अंदर, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, इसकी वजह से जो वहाँ की वित्तीय प्रणाली थी वो भी क्या हो गई, सुदृढ़ हो गई, ठीक है। अब देखिए व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, निर्यात हो रहा है तो निर्यात चल के तो नहीं जाएगा ना, उसके लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, परिवहन को भी सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। तो पहले तो क्या था कि वहाँ पर क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन की स्थिति ऐसी है कि ब्रिटेन है छोटे छोटे से इसके टापू है और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑलरेडी नौसेना या फिर नौसैनिक जो जलीय प्रणाली थी, जो जलीय परिवहन था वो वैसे ही सुदृढ़ था, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें खर्चा भी काफ़ी आता था और उसको व्यापार करने में भी समय काफ़ी लगता था, ठीक है, जलीय परिवहन के द्वारा। तो धीरे धीरे सड़कों का निर्माण होने लगा और धीरे धीरे वहाँ पर रेलगाड़ियों का भी निर्माण होने लगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो रेलगाड़ियाँ और परिवहन बनाने के लिए जो भी कोयले या फिर जो भी लोहा वगैरह की आवश्यकता थी वो ऑलरेडी कहाँ पर था, इंग्लैंड के अंदर बहुत मात्रा के अंदर था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर सुगम परिवहन हो गया, जल परिवहन था और भी रेलगाड़ी वगैरह का भी निर्माण होने लगा, ठीक है। और मशीनें वगैरह बनाने के लिए जो कोयला और लोहे की आवश्यकता थी वो वहाँ पर आसानी से उपलब्ध थे। तो ये सब कारण मिलके ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति का केंद्र बना देते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कारण है या कौन सा कारण नहीं है। अब देखिए जब इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, तो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इन उद्योगों के अंदर जो है धीरे धीरे अपना अपना सबका योगदान रहा है। इनमें से जो मुख्यतः आविष्कारक थे ना, उनमें एक प्रमुख आविष्कारक माना जाता है डर्बी परिवार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लौह उद्योग जो था ना उसमें श्रोपशायर, ये एक शहर का नाम है,
उसका एक डर्बी परिवार था जो आज भी बहुत फेमस है, ठीक है। ये उसके नाम है अब्राहम डर्बी फर्स्ट सेकंड। देखिए नाम एक ही है, बस वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आगे लगाते जाते हैं ना। तो वैसे अब्राहम डर्बी परिवार था, उसमें अब्राहम डर्बी फर्स्ट, अब्राहम डर्बी सेकंड और अब्राहम डर्बी थर्ड के नाम से 3 व्यक्ति थे। और तीनों क्या बोल सकते पीढ़ियाँ थी, एक 3। अब्राहम डर्बी फर्स्ट था, उसका पुत्र था सेकंड और सेकंड का पुत्र था थर्ड, यानी कि दादा पिता और पुत्र जो थे ये डर्बी परिवार था। इन्होंने लौह उद्योग में बहुत योगदान दिया था। इन्होंने कुछ चीज़ों का आविष्कार किया था, वो नीचे दी गई है कि अब्राहम डर्बी फर्स्ट जो था ना, इसने 1709 के अंदर एक धमन भट्टी का आविष्कार किया था। देखिए पहले जो लोहा था ना, लोहा जो उत्खनित किया जाता था, तो उसके वो थोड़ा सा आपको पता है कि जब लोहा उत्खनित किया जाता है चट्टानों से, तो उसमें क्या होता है, वो इम्प्योर होता है, ठीक है। उसको प्योर करने के लिए भट्टियाँ वगैरह लगाई जाती है, उसका प्रगलन किया जाता है और उसमें से शुद्ध लोहा निकाला जाता है। लेकिन पहले इतना ज़्यादा टेक्निक वगैरह नहीं थी, तो पहले क्या निकलता था, लोहा जो निकलता था ना, उसको कैसे करके और उसको थोड़ा सा ढलने लायक बनाया जाता था, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता था, चारकोल का प्रयोग किया जाता था। चारकोल कहते हैं जो लकड़ी के जो कोयला होता है ना, लकड़ी का कोयला जो होता है उसको चारकोल कहते हैं, ठीक है। लकड़ी का कोयला, इसका प्रयोग किया जाता था भट्टियों को जलाने के लिए, मतलब उसमें ऊष्मा देने के लिए, ठीक है। और ये कोयला, लकड़ी का कोयला बनाने के लिए क्या करता था, जंगल साफ करने पड़ते थे, ठीक है। जंगल होते थे, उनको जला के ये कोयला बनाया जाता था। अब ये कोयला बन तो जाता था, ठीक है, ऊष्मा देने की जरूरत है, लेकिन इनकी क्या थी कि ये क्योंकि लकड़ी का कोयला है तो ये लाने ले जाने में टूट जाता था, ठीक है। और ये उतनी ऊष्मा भी नहीं दे पाता था कि लोहा जो है वो शुद्ध हो सके, ठीक है। और ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल करना पड़ता था। इसलिए जो ये डर्बी फर्स्ट है ना, अब्राहम डर्बी फर्स्ट, इसने कोक का प्रयोग किया। इसने एक धमन भट्टी बनाई, ठीक है, एक धमन भट्टी, लोहा पिघलाने के लिए एक धमन भट्टी बनाई और उसमें इसने सबसे पहले कोक का प्रयोग किया, ठीक है। ये प्रथम व्यक्ति था जिसने कोक का प्रयोग किया। अब आप पूछेंगे मैडम कोक क्या है, तो कोक कहते थे पत्थर का कोयला। देखिए आपको पता है कि जो पेट्रोलियम वगैरह जो होते हैं, ये सब जमीन से निकाले जाते हैं। बहुत अरबों वर्ष पूर्व जो चीज़ें दब चुकी हैं, उनका धीरे धीरे कुछ पेट्रोल में, कुछ कोयले में, इनमें रूपांतरित हो जाते हैं चट्टानों में, ठीक है। तो जो चट्टानों से जो कोयला निकालते थे ना, थोड़ा मजबूत होता था, ठीक है, और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देता था। तो ये जो कोयला होता था, पत्थर का कोयला, इसे कोक कहते थे। और इसका प्रयोग जब धमन भट्टी बनाने लगे तो ये अत्यधिक ऊष्मा देने लगा, ठीक है। इससे क्या होता कि जो अच्छा जो लोहा है ना, जो बिल्कुल शुद्ध लोहा है, उसका निर्माण होने लगा। तो सबसे पहला योगदान था अब्राहम डर्बी फर्स्ट 1709 में धमन भट्टी का आविष्कार और कोक का प्रयोग। फिर इसका जो पुत्र था, उसने जब पिता ने भट्टी बना दी, भाई अब तुम अच्छा लोहा बना लो, तो पुत्र ने क्या किया, पहले जो भंगुर मतलब कि जो जल्दी टूट जाता है, तो जो भंगुर लोहा था ना, उसकी जगह पिटवा लोहे का निर्माण करना शुरू कर दिया। पिटवा लोहा मतलब अच्छी क्वालिटी का लोहा। तो पिता ने तो भट्टी बना दी कि भाई अब ले बेटे तू अच्छा लोहा बना। तो एक अच्छा शुद्ध लोहे का निर्माण किया किसने, अब्राहम डर्बी सेकंड ने, ठीक है। तो जो ढलवा लोहा है उसकी जगह पिटवा लोहे का आविष्कार किया, जो कम भंगुर होता था, किसने किया, डर्बी सेकंड ने किया। अब पिता ने अच्छे लोहे का निर्माण कर दिया, तो पिता बेटे को कहेगा वापस से कि भाई मैंने अच्छा लोहा बना दिया, अब इस अच्छे लोहे से जिसको तुम कैसे भी ढाल के कुछ भी बना सकते हो। तो जो पुत्र था डर्बी सेकंड का, डर्बी थर्ड, उसने विश्व का पहले लोहे का पुल बनाया। समझ रहे हो, विश्व का पहला लोहे का पुल बनाया। कोलब्रुक डेल एक शहर था, वहाँ पर सेवन नदी के ऊपर इसने विश्व का पहला लोहे का पुल बनाया, ठीक है, जो आज भी कहते हैं कि आज भी मौजूद है। और ये जो विश्व का पहले लोहे का, ये अच्छी किस्म के लोहे से बनाया हुआ पुल था, ठीक है। तो सबसे पहले दादा ने भट्टी बनाई, पिता ने उससे अच्छा लोहा बना लिया और अच्छे लोहे से फिर उसने एक विश्व का पहला लोहे का पुल बनाया डर्बी से थर्ड ने, ठीक है। तो ये 3 तो आपको अच्छे से याद रह जाएगी, ठीक है, मुझे विश्वास है ये आप नहीं भूलोगे, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखोगे हेनरी कोट जो थे, इन्होंने आलोढ़न भट्टी बनाई। जो लोहे की जो कुछ कमियां रह गई थी ना, उसको दूर करने के लिए, शुद्धि को दूर करने के लिए, जैसे उसने धमन भट्टी बनाई थी वैसे इसने एक आलोढ़न भट्टी बनाई। और इसके अलावा इसने एक रोलिंग मिल भी बनाई, बेलन मिल भी बनाई, ठीक है, हेनरी कोट ने। इसके अलावा विल्किंसन था जिसने सबसे पहले लोहे की तरह तरह की सामग्री बनाई। देखिए विल्किंसन जो था उसने लोहे की तरह तरह की सामग्री बनाई। इससे आप याद रखेंगे कि लोहे की कुर्सियाँ बनाई, आंसू बनाई, शराब की टंकियाँ बनाई, सभी प्रकार की जो नलियाँ होती है, लोहे की पाइपें होती है वो बनाई। तो बहुत सारी ढेर
सारी वेराइटीज़ बनाई किसने, विल्किंसन ने, ठीक है। तो ये 5 जो लोग हैं इनका आपको अच्छे से याद रखना है। इन्होंने लोहा उद्योग, जो लोहा उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, प्रमुख आविष्कार इन्होंने किए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे इसके अंदर, लोहे के अंदर। अब आपको याद रखना है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में क्या क्या कह सकते हैं आविष्कार हुए। तो सबसे पहले जॉन के नामक व्यक्ति था, इसने उड़नतुरी करके, आपको हिंदी वाला नाम याद नहीं रखे तो अच्छा है, क्योंकि आपको ऑप्शन दोनों मिलेंगे हिंदी इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश वाला याद रखिएगा, फ्लाइंग शटल लूम, क्योंकि हिंदी में इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जॉन के ने एक फ्लाइंग शटल लूम बनाया, ठीक है। इस फ्लाइंग शटल लूम का क्या मतलब क्या फ़ायदा था, तो ये जो पहले छोटी छोटी पट्टियाँ मिलती थी ना जब काटते थे हाथों से, तो उसकी जगह फ्लाइंग शटल लूम की वजह से अधिक चौड़ा कपड़ा मिलने लगा, जिससे वस्त्र निर्माण में आसानी हुई। तो अधिक चौड़ा कपड़ा मिलने लगा किसकी वजह से, फ्लाइंग शटल लूम की निर्माण से। ये किसने किया था, तो ये जॉन गे के द्वारा किया गया था, ठीक है, फ्लाइंग शटल लूम। इसके अलावा हारग्रीव्स नाम का व्यक्ति था, हारग्रीव्स, इसने कताई मशीन जिसे स्पेनिंग जेनी कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि स्पेनिंग जेनी का निर्माण किसने किया था, हारग्रीव्स ने किया था, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि अगर आपको वाटर स्पेनिंग जेनी पूछ ली जाए, वाटर स्पेनिंग जेनी या वाटर फ्रेम मशीन पूछ ली जाए, तो वो आर्कराइट ने बनाई थी। स्पेनिंग जेनी आएगा केवल तो हारग्रीव्स, और आर्कराइट पूछ ले तो ये वाटर स्पेनिंग जेनी है, वाटर फ्रेम मशीन का इसने निर्माण किया था, जिससे धागे को और ज़्यादा मजबूती मिली, ठीक है। इसके अलावा एक क्रॉम्पटन था, इसने म्यूल नाम की एक मशीन बनाई थी, जिसने भी धागे की मजबूती के लिए ये मशीन जानी जाती थी, ठीक है, क्रॉम्पटन के द्वारा म्यूल मशीन। तो ये 4 या 5 जो है ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित आविष्कार और आविष्कारक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में लोहा उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया। अब हम चलेंगे कि अब दोनों उद्योग हो गए, इनको थोड़ी सी क्या देनी है, हमें गति देनी है, यानी कि अभी तक ये सिर्फ हाथों से चल रहे, ठीक है, अभी तक ये क्या चल रहा है, हाथों से चल रहे। अब इनको हम इंजन के द्वारा चलाएंगे, इनकी थोड़ी सी इनको तेजी देंगे, थोड़ी सी शक्ति देंगे, इसलिए हम भाप के इंजन का आविष्कार करेंगे, ठीक है। तो भाप के इंजन का आविष्कार करने के लिए थॉमस सेवरी नामक व्यक्ति था, इसने सबसे पहले भाप का इंजन बनाया, जिसका नाम था माइनर्स फ्रेंड। नाम से जाहिर होता है कि भाई माइनर्स यानी कि खनन, और फ्रेंड मतलब मित्र, यानी कि खनन का मित्र, खनन का मित्र नाम से एक क्या बोलते हैं इसको, भाप का इंजन बनाया, जो क्या करता था, जो खाने होती थी ना उसमें पानी भर जाता था बरसात के दिनों में, तो फिर उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी खनन करने में, तो ये उन खानों से पानी निकालने के लिए इसने वो भाप का इंजन बनाया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, खानों से पानी निकाला जाता है, कब बनाया, 1698 में इसने बनाया था, ठीक है। और इसके बाद में एक व्यक्ति आया था न्यू कॉमन, इसने कॉमन से चीज़ की, जो इसने किया वो इसने किया, इसने भी एक भाप का इंजन बनाया खानों से पानी बाहर निकालने के लिए। लेकिन इसकी कमी क्या थी सेवरी की, कि इसने जो मतलब जो इसका जो मतलब छोटी छोटी जो खाने होती थी ना, मतलब कम पानी भरा हुआ है वहीं पर ही काम देता था। मान लो कोई ज़्यादा पानी भर गया, या मान लो बहुत गहराई में पानी भरा हुआ है, तो जब इस पंप का यूज़ करते थे ना, जो पंप इसने बनाया था सेवरी ने, उसका यूज़ करते थे, तो उसका जो बॉयलर होता था वो फट जाता था, ठीक है, उसका जो बॉयलर होता था वो फट जाता था, इसलिए वो थोड़ा सा इतना सक्सेस नहीं हो पाया। न्यू कॉमन ने भी क्या बनाया, भाप का इंजन बनाया, लेकिन इसका जो कंडेंसिंग सिलेंडर था वो जल्दी ठंडा हो जाता था, इसलिए वो भी ज़्यादा काम नहीं आया। तो ये दोनों ही जो थे आविष्कार इन्होंने इससे पहले किया था, जेम्स वाट से पहले, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, और जो सफल होता है लोग उसी को याद रखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम आज पढ़ते हैं कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, हम क्या कहते हैं, जेम्स वाट ने किया, ठीक है। तो जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया, साधारण पंप की जगह इसने प्राइम मूवर, मतलब उसने कहा कि आप भाप के इंजन का उपयोग जो है, एक तो उसने उसमें कुछ सुधार किए, और उसने कहा कि जो ये जो आप भाप का इंजन है, इसका हम साधारण पंप की जगह हम इसको मशीनों में उपयोग लेंगे, ठीक है, जिससे मशीनें चल सके। तो प्राइम मूवर के रूप में, यानी मुख्य चालक के रूप में उसका उपयोग किया, ठीक है। और उसने एक क्या कह सकते हैं फैक्ट्री बनाई 1775 में, जिसका नाम था सोहो फाउंड्री। इसके अंदर इसने बहुत सारे भाप के इंजन बनाए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो सफल प्रयोग था भाप के इंजन का, वो किसने किया, जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लैंड में सबसे पहली नहर इंग्लैंड में किसके कब चली थी और किसके द्वारा चलाई गई थी। तो नाम याद रखेंगे कि जेम्स ब्रेंडली जो है, इन्होंने इंग्लैंड की पहली नहर का निर्माण किया, जो वर्सली कैनाल इसका नाम था, जो वर्सली से लेकर मैनचेस्टर तक मुख्य था, और बाकी अन्य जगह भी चलाई गई थी, ठीक है। तो वर्सली कैनाल इसका नाम था, 1761 में ये चलाई गई थी, ठीक है। और पूछ लिया कि नेहरोन्माद काल का मतलब होता है एक ऐसा समय, एक ऐसा वर्ष का समय, जैसे 1788 से लेकर 96, इसके बीच में इतनी नहरें बनाई गई थी कि इसको नेहरोन्माद काल, यानी कि अत्यधिक नहरों का एक
काल ही आ गया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस समय नहरें बनाई गई थी 1788 से लेकर 1996 के बीच में, ठीक है। तो पहली नहर वर्सली कैनाल, ठीक है। और इसके अलावा पहला भाप का रेल इंजन, ठीक है, वो भाप का इंजन सिर्फ पानी निकालने के लिए, मशीन चलाने के लिए था, जबकि ये पहले आपका रेल इंजन, फुसले भाप का पहला रेल इंजन तो वो स्टीफेंसन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? स्टीफेंसन के द्वारा 1814 के अंदर। और इसका नाम याद रखेंगे, इसका जो पहला रेल इंजन बनाया था भाप का, इसका नाम था रॉकेट, ठीक है। और इसी स्टीफेंसन के द्वारा एक और भाप का इंजन बनाया गया था, उसका नाम था ब्लेचर, ठीक है। ये अदब है ब्लेचर, ठीक है, ब्लेचर इसका नाम था, एक और भाप का इंजन था, ठीक है। तो ये जो पहला रेल का इंजन था इसका नाम क्या था? रॉकेट था। 1814 के अंदर स्टीफेंसन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि 1801 के अंदर ट्रेविथिक, रिचर्ड ट्रेविथिक नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने एक इंजन का निर्माण किया था जिसका नाम था पफिंग डेविल। आपको नाम दे दें कि पफिंग डेविल यानी कि फुफकारने वाला दानव, फुफकारने वाला दानव जो है, इस नाम से जो इंजन है इसका निर्माण किसने किया था? तो ये रिचर्ड ट्रेविथिक ने किया था, 1801 के अंदर किया था, ठीक है। 1825 में 1825 के अंदर स्कोटन और डोलिंगटन, ये दो शहरों का नाम है। स्कोटन, ये इसका नाम है स्टॉकटन, ठीक है, स्टॉकटन, और ये डोलिंगटन, ये दो शहर थे। इनके बीच में सबसे लंबा रेल मार्ग बनाया गया था, 9 मील लंबा ये रेल मार्ग था, ठीक है। कब बनाया गया था? 1825 में। तो सबसे पहला रेल इंजन स्टीफेंसन के द्वारा, और स्टॉकटन और डोलिंगटन के बीच में सबसे लंबा रेल मार्ग बनाया गया था 1825 के अंदर, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के जो भयंकर परिणाम थे उनका वर्णन डिकिंसन, जो एक इतिहासकार थे, उन्होंने अपने एक उपन्यास लिखा था हार्ड टाइम, यानी कि बुरा टाइम, ठीक है। और ये बुरा टाइम किसके लिए था? जो स्त्रियाँ थी ना, जो मजदूर स्त्रियाँ थी और जो बच्चे थे, उनके लिए बहुत बुरा टाइम था। वो उसमें क्या है, एक उपन्यास का नाम इनका हार्ड टाइम, उसके अंदर क्या है, और उसमें एक जो औद्योगिक नगर है उसको नाम दिया इसने कोक टाउन, ठीक है। कोक टाउन यानी कि एक कोक नगर, औद्योगिक नगर था, जिसके अंदर एक बहुत ही निर्मम स्थितियाँ इसमें बताई है कि क्या इसकी स्थितियाँ रही होगी। तो देखिए मैं बता देती हूँ कि जब मजदूर सारे शहरों की ओर आ रहे थे, तो जब बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है ना, तो ये जो उद्योगों के मालिक होते हैं इन पर डिपेंड करता है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आया था कि इसमें आर्थिक मंदी आ गई थी इंग्लैंड के अंदर। उस वक्त क्या हुआ कि ये उद्योग धंधे ठप हो गए थे, तो जो आवश्यक लोग थे सिर्फ उन्हीं को ही रखा था, बाकी सबको निकाल दिया गया था। खास करके जो पुरुष मजदूर हुआ करते थे उनको निकाल दिया जाता था, क्योंकि उनको मजदूरी अधिक देनी पड़ती थी। और यहाँ पर एक नियम था कि पुरुष जो स्त्रियाँ और बच्चे थे उनको पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती थी। तो जब भी निकाला जाता था तो पुरुषों को निकाला जाता था, क्योंकि उनको मजदूर वेतन अधिक देना पड़ता था, जबकि स्त्रियाँ और बच्चों को कम देना पड़ता था। सबसे ज़्यादा काम जो आते थे ना इसके अंदर, उद्योगों के अंदर, वो स्त्रियाँ और बच्चे काम में आते थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मशीनें थी जिनको स्त्रियाँ आसानी से चला पाती थी, और बच्चों का तो इतना ज़्यादा उपयोग लिया जाता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो उद्योग वगैरह होते थे उसमें जैसे कमरा है, उसमें इतनी मशीनें रखते थे, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालना होता था तो बिल्कुल सटा कर मशीनें रखी जाती थी। उनके बीच में इतना कम गैप होता था कि एक जो आदमी है वो उसके बीच में से नहीं निकल सकता। छोटे छोटे बच्चे होते वो आसानी से उसके बीच में से आ जा सकते थे, तो उनके ऐसे ही सटा कर रखे जाते, इसलिए बच्चों को वहाँ ज़्यादा काम में लिया जाता था। और कुछ ऐसी मशीनें ऐसी बनाई गई थी कि जो उसमें फुर्ती की बहुत आवश्यकता होती थी, मतलब वो उनको चलाने के लिए एक बच्चे की आवश्यकता होती थी जो उसके फुर्तीले हाथ पैरों से फटाफट उस मशीन को चला सके, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों को ज़्यादा काम पर रखा जाता था। इसके अलावा बच्चे थे, ज़्यादा समझ नहीं हुआ करती थी, तो उनसे 15-15 घंटे तक काम में लिया जाता था। यहाँ तक कि जो संडे आता था ना बीच में, तब भी उनको काम नहीं तो कम से कम उनको मशीनों की साफ़ सफाई करने के लिए बुलाया जाता था, ठीक है। तो 15-15 घंटे बच्चों से काम लिया जाता था। अगर वो 15 घंटे काम करेंगे तो सोएंगे कब? तो वो सो नहीं पाते थे, और कभी कभार काम करते करते उनको झपकी आ जाती थी, नींद आ जाती थी, और वो उन्हीं मशीनों में गिरकर मर जाते थे, ठीक है। कभी कभार मशीन चलाते चलाते किसी बच्चे के बाल या कुछ हाथ पैर मशीनों के अंदर आ जाते थे, और वो उसके अंदर गिर कर कुचलने आ जाते थे। मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि मुझे बोलते हुए भी दया आ रही है उनके ऊपर कि ऐसी उनकी दयनीय स्थिति बच्चों की हो जाती थी। तो इसके लिए क्या हुआ कि इस स्थिति का वर्णन किसने जो डिकिंसन है, इसने हार्ड टाइम अपने उपन्यास के अंदर किया है, ठीक है। इसी से छुटकारा पाने के लिए 3 अधिनियम आए थे। मैं आपको बता दूँ, एक तो 1819 का, एक 1842 का, और एक लास्ट 1845 का अधिनियम, 47 का सॉरी है ना, 47 का अधिनियम आया था। 1819 का अधिनियम आप याद रखेंगे कि इस 1819 के अधिनियम में कहा गया है कि 9 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको जो खतरनाक फैक्ट्रियाँ वगैरह है, खनन वगैरह, उनमें काम में नहीं रखा जाएगा, और 9 से
9 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं इनसे सिर्फ 12 घंटे काम में लिया जाए। सोचो, इनको सिर्फ 12 घंटे भी सिर्फ कहकर कहते थे कि 12 घंटे, जबकि 12 घंटे बहुत होते हैं काम के, ठीक है। तो ये कहा जाता था कि 9 से 16 वर्ष के बच्चों को 12 घंटे और 9 से कम वर्ष के बच्चों पर के काम पर रोक लगा दी गई। तो इसका विरोध उद्योगपति थे वो तो करेंगे सही, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम बच्चों से चल रहा था। लेकिन सोचो, माता पिता ने भी जो नियम था इसका विरोध किया, क्योंकि उनका घर किससे चल रहा था, इन्हीं बच्चों से चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने भी इसका विरोध किया, इसलिए सरकार को अपना नियम में बदलाव करके ये जो 9 वर्ष से कम बच्चों के जो उद्योगों पर इन्होंने बैन लगाया था, इसको उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको काम पर ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो रेशम उद्योग है उसी में ही काम करेंगे। ये 1933 का जो अधिनियम आया था, इसके बीच में 1833 का जो अधिनियम आया था, इसमें कहा गया था कि इनको सिर्फ रेशम उद्योग में ही काम में लगाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1819 के अधिनियम की बात। इसके बाद में 1842 का अधिनियम आया, जिसमें ये जो हुआ करते थे ना स्त्री और बच्चे, इनका जो उद्योग वगैरह है उनमें जो खनन उद्योग है उनमें फिर कहा गया कि इनके जो काम है उस पर रोक लगा दी गई, स्त्री और बच्चों के, ठीक है, जो खतरनाक काम होते थे उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में 1847 का जो अधिनियम आया था, ये यहाँ लिखे मैंने, 1847 का अधिनियम में कहा गया कि जो पुरुष वगैरह है इनके काम के जो घंटे हैं वो 10 घंटे निश्चित कर दिए गए, ठीक है। तो ये कुछ अधिनियम थी और इनकी सामान्य बातें थी जो अगर पूछ ली जाए तो आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है कि धीरे धीरे जब फ्रांस में क्रांति हुई, इसी समय में 1789 में, आपको पता है फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी, तो ये आसपास का उसका समय था। तो फ्रांस में क्रांति हुई, आपको पता है कि फ्रांस में क्रांति हुई तो चारों तरफ यूरोप में फ्रांस की क्रांति के विचार फैलने लगे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है। तो मजदूरों ने भी क्या कि अपने अधिकारों की मांग करने लगे, धीरे धीरे वो भी जागरूक होने लगे। तो उन्होंने मांग की कि हमारे भी काम के घंटे जो है निश्चित कर दिए जाए और मजदूरी भी हमारी निश्चित कर दी जाए, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो मतलब हमारे जो स्वास्थ्य है या जो भी हमारे रहने करने की व्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ किया जाए, ठीक है। तो ऐसी कुछ मांगे करने लगे और उसके लिए जगह जगह हड़ताल और ऐसे मतलब विरोध वगैरह करने लगे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1795 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1795 के अंदर ब्रिटिश संसद ने 2 जुड़वा अधिनियम पारित किए। ये 2 जुड़वा अधिनियम क्या थे कि वो जो विरोध या जो प्रदर्शन करते थे ना, उन्होंने कहा कि आप जो विरोध प्रदर्शन करते हो उसमें सम्राट, संविधान, सरकार, इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की घृणा या अपमान का भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा होता है, अगर पाया जाता है तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ कहेगी कि 50 से अधिक लोगों के द्वारा अनधिकृत बैंकों पर रोक लगा दी गई। किसके द्वारा? ये जो जुड़वा अधिनियम था इसके द्वारा, यानी कि 50 लोगों से अधिक अगर लोग इकट्ठे होते हैं, बैठ के करते हैं, तो उस पर इन्होंने रोक लगा दी 1795 के जुड़वा अधिनियम के द्वारा। ये अधिनियम कब समाप्त हुआ? तो ये 1824-25 के अंदर इस अधिनियम को फिर समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग और लास्ट दोनों डेट आपको याद रखनी है। अब देखिए, एक महान व्यक्ति थे जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, वैसे ही वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर भी एक व्यक्ति थे, नेड लुड, ठीक है, नेड लुड, ये नाम था इनका, नेड लुड। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था लुडिज्म आंदोलन, ठीक है, लुडिज्म आंदोलन। ये कब चलाया था? तो ये 1811 से लेकर 17 के बीच में इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। और इसके अंदर इन्होंने जो ये मजदूर हड़ताल वगैरह करते थे, इन्होंने कहा कि आप अहिंसक रूप से, हिंसा के रूप में कोई भी हड़ताल, आंदोलन, ये सब तोड़फोड़ ना करें, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा एंटी हो गए थे कि इन्होंने, पता है, जो मशीनें वगैरह हुआ करती थी, थ्रेसिंग मशीनें वगैरह, जो काटने की मशीनें थी, ये अपने अधिकार पाने के लिए इतने उतावले हो गए थे कि इन्होंने सब तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। इनका मानना था कि इन्हीं मशीनों की वजह से आज हमारा रोजगार छिन गया है, तो तोड़फोड़ करने इन्होंने शुरू कर दी। तो इन्होंने लुडिज्म आंदोलन चलाया। इन्होंने कहा कि आप तोड़फोड़ मत करो, हम शांति रूप से हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे मजदूरी के घंटे, हमारे वेतन, ये सब तय कर दिए जाए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने लुडिज्म आंदोलन चलाया था। लगभग जैसे गांधी विचारधारा है वैसे ये आंदोलन था, ठीक है। इसके अलावा लोग जो थे शांतिपूर्ण तरीके से, एक मैदान था मैनचेस्टर, आपको पता है, जो सूती वस्त्र राजधानी कही जाती है, मैनचेस्टर, यहाँ पर एक मैदान था, सेंट पीटर्स का मैदान, ये यहाँ पर नाम लिखा है मैंने, सेंट पीटर्स का मैदान। यहाँ पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा कर रहे थे, ठीक है। क्या कह सकते, सत्याग्रह जैसे कहते हैं ना, बैठे बैठे लोग मांग कर रहे थे। तो इन पर जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने गोलियाँ चला दी थी, ठीक है। 1819 की ये बात है और इसे कहा जाता है पीटरलू नरसंहार। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस नेड लुडिज्म आंदोलन है, पीटरलू नरसंहार है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीटरलू नरसंहार इसको कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। और कुछ लोगों को तो बंदी बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर गिरफ्तार करके ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था, ठीक है। तो ऐसी यहाँ की व्यवस्था थी कि मैंने बताया आपको औद्योगिक क्रांति किस प्रकार ब्रिटेन में आई
किन किन क्षेत्रों में क्या क्या विकास हुआ, कौन कौन से आविष्कार हुए सूती वस्त्र उद्योग, लोह उद्योग के अंदर, भाप के इंजन में, रेल का इंजन, इसके अलावा कौन सी रेल कहाँ से कहाँ पहली बार चली, इसके अलावा पहली नहर वर्सली कैनाल बनी, इसके अलावा सबसे लंबा रेल मार्ग वगैरह, ये सारी चीज़ें जितनी भी एनसीईआरटी में दे रखी थी वो सारी मैंने शॉर्ट एक पेज में चिपटा दिए। ठीक है, कुछ शब्दावली उसमें दे रखी है जो मैंने इधर साइड में आपके लिए मेंशन कर दी है, क्योंकि हो सकता है आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि पुराना भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था औद्योगिक क्रांति के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पुराना भ्रष्टाचार। ये पुराना भ्रष्टाचार जो शब्द है इसका प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया था औद्योगिक क्रांति में। ये राजतंत्र और जो संसद है इसके संबंध में पुराना भ्रष्टाचार नाम से इनको मेंशन किया गया था। तो आपको शब्दावली याद रखनी, पुराना भ्रष्टाचार किसके लिए प्रयोग किया गया, राजतंत्र और संसद के संदर्भ में। ठीक है, इसके लिए आप याद रखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योगों के क्षेत्र दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा है या नहीं है। ठीक है, तो लंकाशायर, यार्कशायर, ये दो सबसे बड़े उस वक्त सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। इसके अलावा मैनचेस्टर, जिसे आज सूती वस्त्र राजधानी कहा जाता है, लीड्स, नॉटिंघम, बकिंघम, लीसेस्टर, न्यूकैसल और ग्लासगो, ये सारे जो है सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र उस वक्त हुआ करते थे। ठीक है, शब्दावलियाँ कुछ एक और है, जैसे कॉर्न लॉज आ जाए, अनाज का कानून। अनाज का कानून, वहाँ पर एक कानून आया था कॉर्न तो हम सभी जानते हैं अनाज को कहते हैं कॉर्न लॉज। ठीक है, कॉर्न लॉज यानी कि अनाज कानून। क्या क्या कहते थे कि बाहर से, मतलब बाहर से कोई चीज़ आयात होती थी ना, मतलब बाहर से जो सस्ता गेहूँ आयात होता था, सस्ता गेहूँ जो बाहर से आयात किया जाता था लोगों के द्वारा, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। कब तक रोक लगाई, जब तक जो घर में महंगे दाम पर जो अनाज बिक रहा था ना, ये सस्ता अनाज इस महंगे अनाज के बराबर नहीं हो जाता, जब तक उस अनाज पर लोग रोक लगा दी। मतलब कि ये यहाँ पर भारी मात्रा में जो अनाज है उसका मतलब उसको छुपा कर, उसको रख कर, उसको जब भी जो मतलब उसकी रेट जो है वो दुगनी हो जाती थी तब उसको बेचते थे। ठीक है, यानी कि पैसे ज़्यादा लेकर उसको बेचते थे। तो बाहर से जो लोग सस्ता अनाज आते थे उसको खरीदते थे, तो उस पर रोक लगा दी। तब तक लगा दी जब तक जो घर का अनाज है ना उसके बराबर उसके रेट नहीं हो जाते, यानी जब तक वो महंगा नहीं हो जाता जब तक उस पर रोक लगा दी। फिर लोग क्या सोचते थे कि जब ये दोनों की रेट बराबर, अब ये भी महंगा हो चुका तो फिर घर का ही अनाज खरीद लिया जाए। ठीक है, इसे कहते थे कॉर्न लॉज। ठीक है, एक आएगी चकबंदी या बाड़ाबंदी। पूछ सकते हैं चकबंदी या बाड़ाबंदी क्या था, तो मैंने आपको बताया था ना फार्म बनने लगे थे, फार्म बनाना, वही सारी चीज़ें कि जो बड़े बड़े जमींदार थे छोटे छोटे खेतों को इंक्लूड करके एक बड़ा सा फार्म बना लेते थे और उसी को क्या कहा गया, चकबंदी या बाड़ाबंदी कहा गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख दी है। अब एक और चीज़ है कि मजदूर, वहाँ की जो मजदूरों की दशा थी ना, उनसे जो काम करवाया जाता था, इस वजह से वहाँ के शहरों के जो मजदूरों की जो जीवन अवधि है वो बहुत कम थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मजदूरों की जीवन अवधि जो है बर्मिंघम बी, मैनचेस्टर BMW आपने नाम सुना होगा। अब BMW की जगह BMD याद रखिएगा। ठीक है, कि इनकी जो औसत आयु है मजदूरों के जीवन की वो क्या थी। तो अगर मैनचेस्टर में पूछे तो 15, बर्मिंघम में पूछे तो 15, मैनचेस्टर में 17 और डर्बी जो मैंने बताया डर्बी शायर परिवार जहाँ रहता था, तो डर्बी में अगर आपको पूछे तो 21 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी आयु भी इनकी याद रखना है क्योंकि उसमें बता रखी है NCERT के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितनी भी थी उसमें मैंने सारी आपको बता दी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिटलरवाद चैप्टर के साथ, और वो वीडियो आप जरूर देखना। जिनके सिलेबस में है उनको तो खैर देखना ही है, लेकिन जिनके नहीं है फिर भी वो एक कहानी सुनने के उद्देश्य से, हिटलर को जानने के उद्देश्य से, ऐसा क्या हुआ कि उसको तानाशाह के रूप में आज विश्व में जाना जाता है, उसने कितने अत्याचार किए, क्या क्या अत्याचार किए, वो आप सुनेंगे तो ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जरूर देखिएगा आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।